नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अहान सनाया को होटल में एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ देख लेता है। सनाया वहां ब्लाइंड डेट के लिए पहुंची थी। अहान उससे कहता है, अगर तुम यहाँ जबरदस्ती आई हो तो तुम अभी मेरे साथ चलो। अहान अपना हाथ सनाया की तरफ बढ़ाता है, पर सनाया उसका हाथ नहीं थामती। इसके बाद अहान होटल से चला जाता है। हिमानी भी उसके पीछे चली जाती है। उनके जाने के बाद यामिनी दुष्यंत से कहती है, सॉरी, हमें नहीं पता था कि वो नालायक यहाँ आ जाएगा। अब वो चला गया है और आप लोग अपना डेट कंटिन्यू कर सकते हैं। दुष्यंत अहान के बारे में बहुत भला बुरा कहता है। इससे सनाया को गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं कहती। जब दुष्यंत कहता है कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस नालायक और बदतमीज अहान को सबक जरूर सिखाऊंगा। इतना सुनते ही सनाया दुष्यंत से कहती है कि तुम अहान को सबक सिखाओगे? तुम में इतनी औकात है? सनाया की यह बात सुनकर यामिनी हैरान हो जाती है। यामिनी सनाया से दुष्यंत से माफी मांगने के लिए कहती है। तब सनाया कहती है, मैं इससे माफी क्यों मांगू? सनाया का बदला हुआ यह तेवर देखकर किसी को समझ नहीं आता कि इतनी साधारण सी लड़की की जुबान अब कैंची की तरह कैसे चल रही है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए आगे जानते हैं इस एपिसोड में और आगे क्या कुछ नया होता है। दुष्यंत के साथ सनाया का रूखापन व्यवहार देखकर सब सनाया को घूर रहे थे। दुष्यंत के सामने वो अहान का साइड ले रही थी। सनाया का एक्सप्रेशन बहुत रूखा था। बहुत देर के सन्नाटे के बाद यामिनी ने कहा, सनाया, क्या बकवास कर रही हो तुम? डायरेक्टर दुष्यंत से माफी मांगो। यामिनी इस वक्त सनाया पर चिल्ला रही थी। हाँ, तुरंत माफी मांगो। सनाया, तुम किसी की अच्छाई की रेस्पेक्ट क्यों नहीं करती? डायरेक्टर दुष्यंत तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं और तुम कह रही हो कि इनकी कोई औकात नहीं है। ऐसा क्या तरीका है किसी से बात करने का? सानिया ने सनाया को सुनाया। मिस सनाया, क्या आपकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है? दुष्यंत ने कहा। दुष्यंत वैसे बहुत शांत मिजाज का इंसान था, पर पब्लिक में अपनी ऐसी बेइज्जती नहीं सुन सकता था। हाँ, मेरी नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरी नजर में किसी के लायक नहीं हैं, सनाया ने कहा। भले ही अहान और सनाया का डिवोर्स हो गया था, पर फिर भी वो किसी को अहान के खिलाफ एक शब्द बोलने देने वाली नहीं थी। सनाया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुरंत डायरेक्टर दुष्यंत से माफी मांगो। सानिया चिल्लाई। इससे पहले अहान ने दुष्यंत के साथ बदतमीजी की थी, अब सनाया भी उसे ऐसा बोल रही थी। कोई जरूरत नहीं है, मुझे मिस सनाया की माफी नहीं सुननी। दुष्यंत ने रूखी आवाज में कहा। मैं माफी मांगने वाली भी नहीं हूँ, सनाया ने कहा। गुड बाय। दुष्यंत अपनी कुर्सी से उठा और वहां से चला गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सनाया अगर उसके पैर पकड़कर माफी मांगती, तब भी वो उसे माफ नहीं करता। दुष्यंत, रुकिए, मत जाइए। सानिया पैनिक करने लगी। उसने दुष्यंत को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुका। गुस्से में सानिया ने चाय का कप उठाया और जमीन पर पटक दिया। सनाया, यह क्या हरकत थी? सनाया पर चिल्लाई। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मुझसे इस टोन में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सनाया ने कहा। उसे सानिया की फैमिली वैसे भी पसंद नहीं थी और पिछली बार हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ था उसके बाद तो उसे उनसे और नफरत हो गई थी। इसके अलावा वो जानती थी कि सानिया ने ही यामिनी को इस ब्लाइंड डेट के लिए मजबूर किया होगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें छोटे बड़े का लिहाज है या नहीं? तुम मुझे नाम लेकर बुला रही हो? सानिया गुस्से से आग बबूला हो गई।
आहान तो उसे उसके नाम से बुलाता ही था, पर अब सनाया भी उसे नाम से बुला रही थी। बड़ी होने का कोई काम किया है आपने? आप मेरी रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती, सनाया ने कहा। सनाया के तेवर इस वक्त बहुत अलग थे। पहले उसने सानिया की बात इसलिए सुन ली थी क्योंकि वो उससे बहस नहीं करना चाहती थी, पर अब वो समझ गई थी कि उसके चुप रहने का सब गलत फायदा उठा रहे थे। वो जितना चुप रहेगी लोग उसे उतना बुली करेंगे। इसलिए सनाया ने सोच लिया था कि अब वो सबको अच्छे से जवाब देगी। सनाया का गुस्सा देखकर सब हैरान थे, खासकर यामिनी ने कभी भी सनाया को ऐसा नहीं देखा था। वो हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुल और पोलाइट लड़की थी, पर आज उसके हाव भाव, एक्सप्रेशन और आवाज सब बहुत अलग थे। सानिया भी चौंक गई थी, पर फिर उसने खुद को संभाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कैसे कैंची की तरह तुम्हारी जुबान चल रही है? तुम सानिया अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही सानिया ने उसे एक थप्पड़ मारा। सानिया वहीं पर जम गई और अपने गाल को सहलाने लगी। यामिनी और पलक की आंखें हैरानी की वजह से बड़ी बड़ी हो गई थी। उनके चेहरे पर शॉक था। मैंने कहा था तुमसे चुप रहो। पता नहीं मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं लिया तुमने। आई विल से इट अगेन, स्टॉप स्पोकिंग मी, सनाया ने कहा। इस वक्त सिर्फ वही थी जो शांत थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? सानिया ने कहा। उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि सनाया जैसी कमजोर लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था। मुझ में बहुत हिम्मत है, बहुत कुछ करने की, सनाया ने कहा। अब सनाया किसी से भी डरने वाली नहीं थी। सनाया अब भी बहुत शांत थी। सनाया को इतना शांत देखकर सानिया को बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, सानिया ने कहा। यह सुनते ही सनाया ने उसे एक थप्पड़ और मारा। इस बार सनाया की पांचों उंगलियां के गाल पर छप गई थी। सनाया, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? यामिनी ने कहा। वो हैरान भी थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कमजोर और शांत रहने वाली सनाया ऐसा कुछ कर सकती है। सानिया रिश्ते की मौसी थी और उससे भी बड़ी बात वो उससे बड़ी थी। सनाया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सनाया, तुम अपनी हद पार कर रही हो, पलक ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो चुका था। तुम्हें भी थप्पड़ खाना है? सनाया ने कहा। उसका टोन रुखा और चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वहीं सानिया अब गुस्से में बड़बड़ाने लगी। कुछ पल बाद उसने पलक से कहा, पलक, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, वो लोग ही उसे हैंडल करेंगे। मार मार के इसकी जान ले लेंगे। किसे मारना चाहती हैं आप? पीछे से एक आवाज आई। यह आवाज कबीर की थी। कबीर के साथ भाविक भी था। सानिया उन्हें तुरंत पहचान गई। वो दोनों आहान के साथ प्राइवेट रूम से बाहर आए थे। उन्हें देखकर सानिया परेशान हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ? आपने ही कहा था ना कि किसी को मारना चाहती है, कबीर ने कहा। कबीर इस वक्त जिस तरह सानिया को घूर रहा था उसके पैर कांपने लगे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को नहीं मारना चाहती, सानिया ने कहा। उसे दिख रहा था कि वो दोनों लड़के उसे पसंद नहीं करते थे। ऊपर से उनके कपड़े देखकर वो समझ गई थी वो अमीर बाप के बेटे हैं। उसके सामने अगर वो सनाया के अगेंस्ट गई तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं मारना ना किसी को, फिर यहाँ से दफा हो जाओ, कबीर ने कहा। कबीर आज अपने और आहान के रिश्ते सुधारना चाहता था, पर सानिया के वहां आ जाने के बाद आहान वहां से बहुत परेशान होकर निकला था। कबीर की बात सुनते ही सानिया और पलक वहां से चले गए। यामिनी कुछ कहना चाहती थी, पर वो चुप हो गई। इस वक्त सनाया के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर कोई भी बोदर करने की गलती नहीं करने वाला था। इसके अलावा कबीर और भाविक आहान को जानते थे, इसलिए उसके पास चुप रहने का एक और कारण था।
मिस सनाया, मैं और भाविक आहान के दोस्त हैं। बहुत सोचने के बाद कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सनाया ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, पर कबीर को इस बात का बुरा नहीं लगा। उसने अपनी बात आगे बोली। आहान और हिमानी में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। उनके बीच में जो भी रिश्ता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सनाया ने तुरंत कहा। इतना कहने के बाद सनाया वहां से चली गई। कबीर की एक्सप्रेशन सुनने का सनाया को कोई इरादा नहीं था। कबीर, अब हम क्या करेंगे? भाविक ने कहा। वहां जो कुछ हुआ था भाविक के हिमानी को सिस्टर बुलाने की वजह से हुआ था। अगर उसने हिमानी को सिस्टर नहीं बुलाया होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। बिना आहान और हिमानी के रिश्ते के बारे में जाने भाविक ने उनका रिश्ता जोड़ दिया था। मुझे भी नहीं पता, कबीर ने कहा। उन्हें नहीं पता था कि वो मनाली में सनाया से टकरा जाएंगे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे आहान और सनाया के रिश्ता अभी भी बहुत गहरा था। उनके बीच में जो मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी वो भी शायद इस गहरे लगाव की वजह से थी। उधर आहान हिमानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वैसे तो डॉक्टर ने उसे ट्रीट कर दिया था, पर फिर भी वो चाहता था कि डॉक्टर मुकेश हिमानी को एक बार चेक कर ले। रक्षित की मदद से डॉक्टर मुकेश हिमानी को चेक करने आ गए। डॉक्टर मुकेश, अब कैसी है? आहान ने पूछा। मुकेश ने आहान के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे एक सवाल किया। आहान, क्या सच में हिमानी को किसी कार ने टक्कर मारी है? हाँ, आहान ने कहा। वो हिमानी की सिचुएशन जानता था। मिस हिमानी बिल्कुल ठीक है, उनके शरीर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुकेश ने कहा। थैंक गॉड, आहान ने कहा। आप हिमानी की सिचुएशन से ज्यादा हैरान नहीं लग रहे हैं? मुकेश ने आहान को सहस देखकर कहा। हिमानी के साथ जो हुआ था वो एक मेडिकल मिरेकल था। अगर कोई भी हाई स्पीड कार किसी को टक्कर मारे तो उसे बहुत चोट आएगी, पर हिमानी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। इसके अलावा हिमानी को रिकवरी में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा था। मैं हैरान नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हिमानी के साथ क्या हुआ था, आहान ने कहा। आहान जानता था कि हिमानी को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसकी बॉडी में मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर की एनर्जी थी। अब तक उसे डाउट था कि वो किसी की एनर्जी थी, पर अब वो जान गया था कि हिमानी के साथ कोई ग्रैंड मास्टर है। पर वो ग्रैंड मास्टर कौन है यह आहान को अभी भी नहीं पता था। अब तक 9 ग्रैंड मास्टर हुए हैं, उनमें से बहुत लोग दुनियादारी से दूर अपना जीवन कहीं और बिता रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसे थे जो 30 साल पहले से अकेले में रह रहे थे। हिमानी के साथ कौन था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, पर कोई तो था जिसके बारे में आहान 100% श्योर था। अगर हिमानी किसी ग्रैंड मास्टर को जानती है तो उन्होंने इसे मार्शल आर्ट क्यों नहीं सिखाया? उन्होंने सिर्फ एनर्जी क्यों ट्रांसफर की? ऐसा हो सकता है कि हिमानी का कोई बहुत सीक्रेट हो। कौन है यह ग्रैंड मास्टर? आहान बहुत बेचैन हो रहा था। उसकी बेचैनी भी जायज थी। जैसी एनर्जी हिमानी की बॉडी में थी उसे कल्टीवेट करने में कम से कम 5 साल लगते हैं। इतनी एनर्जी से कोई भी मार्शल आर्ट मास्टर बन सकता है, पर ग्रैंड मास्टर ने यह एनर्जी एक साधारण लड़की पर उसने की थी। आहान इस वक्त अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी डॉक्टर मुकेश ने आहान की आंखों के सामने अपने हाथ हिलाए। आहान, हाँ, आहान ने हड़बड़ा कर कहा। क्या हुआ? क्या आप सोच रहे हैं? डॉक्टर मुकेश ने पूछा। कुछ नहीं, आहान ने कहा, फिर एक गहरी सांस ली। डॉक्टर मुकेश, प्लीज हिमानी के बारे में किसी को मत बताना, आहान ने कहा। चिंता मत करो,
मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, मुकेश ने कहा। उसकी रक्षी से अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो जानता था कि मार्शल आर्ट की दुनिया कैसी है। मार्शल आर्ट वर्ल्ड उसकी दुनिया से बहुत अलग और बहुत खतरनाक है। वो समझता था किसी हिमानी किसी बहुत बड़े राज से जुड़ी हुई है। अगर यह बाहर आ गई तो हिमानी की जान को खतरा हो सकता है। यह सब होने के बाद आहान हॉस्पिटल से बाहर आ गया। आहान थोड़ा उदास था। इस वक्त हिमानी ठीक थी, पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो आहान को बचाना चाहती थी। अगर उसकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं होती तो हिमानी एक झटके में मर सकती थी। यह सोचते हुए आहान ने तुरंत कल्पना को कॉल किया। मनाली आने के बाद आहान ने पहली बार कल्पना को सामने से कॉल किया था। मैं जानती हूँ तुमने क्यों कॉल किया है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। आहान के कुछ भी बोलने से पहले कल्पना ने कहा, क्यों? आहान ने पूछा। तुम उन्हें ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। कल्पना ने कहा, यह कोई कारण नहीं है। आहान ने कहा, यही कारण है। आहान, यह समझना जरूरी है कि तुम सिर्फ उनसे ही लड़ सकते हो जो तुम्हारे बराबरी पर है। तुम अपने से ऊपर वालों से नहीं लड़ सकते हो, और इस वक्त तुम सिर्फ राजादा परिवार के नाजायज बेटे हो जिसे मारने के लिए सब बस एक मौका ढूंढ रहे हैं। कल्पना ने कहा, हिमानी की जान जा सकती थी। आहान ने कहा, गई तो नहीं ना? कल्पना ने कहा। कल्पना ने हिमानी की फैमिली के बारे में पता करवाया था। उसकी फैमिली बहुत मिडिल क्लास थी और ऐसे सिंपल लड़की के लिए कल्पना अपना प्लान फेल होने नहीं दे सकती थी। हाँ, टिपिकल अपर क्लास। आहान बड़बड़ाया। वो जानता था कि कल्पना की नजर में छोटे लोगों की कोई हैसियत नहीं है। आहान, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर इस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी सिचुएशन बहुत मुश्किल है। आधे से ज्यादा राजादा परिवार तुम्हें मारना चाहता है। कल्पना ने कहा, तो क्या हुआ अगर मैं मर भी गया? आहान ने कहा, वैसे भी जब से मैं उस घर से निकला हूँ मौत का खतरा मेरे सिर पर तब से मंडरा रहा है। आज तक बचा हुआ हूँ ना? आहान ने कल्पना को याद दिलाया। आहान यहाँ कल्पना कुछ कहना चाहती थी, पर तब तक आहान ने फोन रख दिया था। फोन रखने के बाद आहान कुछ सोचने लगा। कल्पना ने उसे कुछ नहीं बताया था, पर फिर भी उसे कुछ अंदाजा लग गया था कि कौन कर सकता है। क्या आहान उस इंसान का पता लगा पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।